हाँ तो पहले बच्चों अब हम बात करने वाले हैं 12th के चैप्टर 3 की। वैसे तो आप लोग का जो एक्सरसाइज है वो सम ऑफ 5 पॉइंट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, लेकिन बच्चे हैं जिनका ये इच्छा है, जो चाहते हैं कि मैट्रिक्स की एक बार वीडियो बनाई जाए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ने को हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और हम बात करते हैं अभी बेसिक ऑफ मैट्रिक्स की, यानी कि मैट्रिक्स की कुछ मुख्य बातें हैं जिनके बारे में आप जानेंगे। तो बात करते हैं मैट्रिक्स होता है। तो those all are squarens theories constant developed to matrix, यानी कुछ ऐसी थ्योरीज थी जिनको लीनियर थ्योरीज, जैसा मान लीजिए ना कि दिया हुआ है 2x plus 3y6 3x plus 2y is equal to 4, इस प्रकार की थ्योरी में 0 डिग्री की थ्योरीज है। तो इन थ्योरीज में ये जो है 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर की वीडियोस हैं, और इन वीडियोस में आप लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि 3x3 ऑर्डर की है या 4x4 ऑर्डर की है। तो इस प्रकार से आप उन वीडियोस के बारे में जानेंगे, सॉरी उन क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ये जरूरी नहीं है कि 1 2 3 एलिमेंट्स इसमें आए, इसके साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, 4 ऑर्डर की भी आ सकते हैं, 5 ऑर्डर की भी आ सकते हैं, 6 ऑर्डर की भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार के कांसेप्ट को, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स रिलीज हुआ, और इस प्रकार से मैट्रिक्स का एक बेसिक कांसेप्ट तैयार हुआ जिसे हम किसी प्रकार के थ्योरीज को बेसिकली बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो सिंपली एज फॉर मैट्रिक्स का सिंबल ऑफ बिग ब्रैकेट्स एज 1 2 3 2 3 3 4 4 5, ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है, इसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। एज फॉर ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, डायरेक्टली आप डोनेट नहीं करेंगे, इसको ये बराबर मैट्रिक्स लिखेंगे। अब इसमें जरूरी है, देखिए ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये और इसके जो अंदर के जो पार्ट है ये इसकी एलिमेंट है, यानी कि अवयव। अब बात करते हैं इसकी, तो ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, अर्थात रो यानी कि इसको कहते हैं m मल्टीप्लाई n, m मल्टीप्लाई n is for and these number are an order of singulars and again to any numbers, किसी भी नंबर को आप किसी भी एलिमेंट्स को आप यहां पे ले सकते हैं। मैं m n लिखा हूं, आप x y लिख सकते हैं। सपोज दैट इसको हम क्या बोलते हैं, रोज, और इसको बोलते हैं कॉलम्स। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। ये जो है फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड। तो हम इसको लिख सकते हैं r1, इसको लिख सकते हैं r2, इसको लिख सकते हैं r3, और इसी के बेसिक कांसेप्ट में हम इस कॉलम के स्थान पे इसको लिख सकते हैं c1, इसको लिख सकते हैं c2, और इसको लिख सकते हैं c3, यानी ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है जानने की बात जरूरी है। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे रोज, उसके बाद आप लिखेंगे कॉलम, यानी कि ये कितनी रो है, तो 1 2 3 थर्ड रो है, नंबर ऑर्डर ऑफ रोज इज इक्वल टू थर्ड एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू थर्ड, यानी कि तीन कोटि का अवयव है, और इस अवयव में 3 3 जा 9 एलिमेंट्स आते हैं। अब एलिमेंट्स में बार-बार जिक्र कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आता होगा एलिमेंट क्या है। तो बच्चों जो इसके बीच के जो अवयव है, ये प्रत्येक जो अवयव है इसी को हम एलिमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये एलिमेंट है, ये इसके पार्ट। अब ये इसको सिंबली रिप्रेजेंट, अब आप कहोगे बार-बार हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्या सर, तो ऐसी बात नहीं है, आप इसको हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे
सिंपली तरीका, हम तो ये बताए हैं समझने के लिए कि ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या है। अब मानते हैं, अब एलिमेंट में चलते हैं दूसरे टाइप में कि ये एलिमेंट होता है। जैसे दूसरी बात को लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे एस लिखा है, एक चीज आप जान जाइए, यहाँ पे जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं ये इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको रो लिखना है और उसके बाद आपको कॉलम लिखना है। कहेगा 3 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की आप रचना कीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कोटि के अवयव की जब आप रचना करते हो तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्टली एक्चुअल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 एंड एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3 एंड फर्स्ट ये जो दिख रहा है ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इस प्रकार से 3 गुणे 3 कोटि का अवयव की रचना होती है। देखिए 1 2 3, ये भी 1 2 3। अब बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट के बारे में। क्या तो कहता है, जैसे मान लो कि कोई m गुणा n कोटि का अवयव दिया हुआ है। अब ये नहीं बता रहा है कि कितने गुणा कितने क्या है। सपोज है जैसे लिखा है a a a a a a a a, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको इसमें एलिमेंट की जानकारी जरूरी है। आपको मैंने अभी बताया कि ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से ये फर्स्ट रो, सबसे पहले रो लिखते हैं और ये फर्स्ट कॉलम यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो ही है, लेकिन ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। उसी प्रकार से ये रोज सेकंड है, लेकिन कॉलम कौन सा है? फर्स्ट है। ये रोज आपका सेकंड है, लेकिन कॉलम कौन सा है? सेकंड है। ये आपका रोज आपका सेकंड है, लेकिन कॉलम कौन सा है? थर्ड। बात करते हैं इस अवयव, कहता है कि अब आप ये बताइए कि ये क्या है। तो ये आपका थर्ड रोज है बाबू, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है और थर्ड ही रो है और थर्ड कॉलम है। एज पॉजिटिव आपको कोई बोल दे कि बताओ, जैसे एग्जांपल में देता है कि आप a 11 बराबर क्या होगा बताइए। 11 जैसे कोई यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया, लिखा है 4 2 9 10 2 10 2 2 4। इसमें आपको जानकारी प्राप्त करना है कि नंबर ऑफ 11, नंबर ऑफ 13। मैंने भी बताया कि पहला रो है, दूसरा कॉलम है, इसमें पहला रो है, दूसरा कॉलम। इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स देखो, any type of matrix are very simple and many type and these are matrix equivalents to all our types। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मैट्रिक्स के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11। कहता है कि A11 मैट्रिक्स यानी कि पहले रो और पहले कॉलम के मैट्रिक्स की हमको जानकारी दीजिए। तो ये पहला रो हो गया और ये पहला कॉलम, यानी कि बोल रहा है कि इसको 4, यहां पे क्या हो जाएगा 4। अब ये कहता है थर्ड रो, यानी कि पहला रो है ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो यानी कि इसको बोल रहा है, इसी को बोल रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इसी को देखा। तो इस प्रकार से बॉस स्टॉप वीडियो। तो देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 कि अवयव A इक्वल टू 2 5 9 ये रो है और ये कॉलम्स है, ये दिया हुआ अवयव कहता है कि अवयव की कोटि। तो बाबू मैंने बताया रोज को हम हिंदी में कोटि बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। ठीक, तो अब इसमें होता अवयव की कोटि कितनी है, तो 1 2 3, इसके अवयव की कोटि कितनी होगी बाबू, 3 होगी। और इसके बाद बोलता है कि इस अवयव के अब कोटि के मतलब का ये मान लीजिए 3 कोटि का अवयव 4 मल्टीप्लाई 4 कोटि का अवयव है 6 मल्टीप्लाई 5 कोटि का अवयव। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बेसिक कांसेप्ट समझ में आते जाएगा। अब कितनी कोटि का है बात आपको ये करनी है, तो ये आंसर आपका 1 नंबर का कह रहा है, तो आप इसको मत बताया है कोटि m मल्टीप्लाई n को बोलते हैं, ये इसका कोटि है। अब ये कितनी कोटियां हैं 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4, ये जो कोटि है 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 कोटि का ये मैट्रिक्स है। अगर अवयवों की संख्या कितनी है तो 4 3 जब टोटल अवयव इसमें कितना 12 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तो कितने अवयव इसमें आएंगे 12 आएंगे। अवयव यानी कि एलिमेंट ही सबको काउंट करके लिख देना है, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो जाएगा। दूसरी बात का तीसरी बात कहता है कि A39 मैंने आपको बताया कि A39 क्या होता है, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि इसका आंसर होगा 90। दूसरा कहता है कि A24 का मतलब हुआ कि A में सेकंड रोज एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रोज एंड फोर्थ कॉलम यानी कि 12। थर्ड आता है सेकंड रोज एंड थर्ड कॉलम, तो सेकंड रोज एंड थर्ड कॉलम यानी कि 5/2। उसका बाद आता है सेकंड और फर्स्ट कॉलम, सेकंड और फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 35। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद से ये जो नेक्स्ट कर रहा है तो अब हम उसको देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि किसी अवयव 24 अवयव है, किसी अवयव में यदि 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसके 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। पहली बात कि इस दूसरे नंबर सवाल में आपको कह रहा है कि इसमें 24 इस जो अवयव में है 24 अवयव हैं, तो 24 अवयव हैं यानी इसकी कोटि आपको निकालना है, यानी कंटेंट्स ऑफ 24 फैक्टर ऑफ 24 as the additive multiple of 24। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई क्या 6, 6 मल्टीप्लाई 4 एंड इसके बाद क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 3, इसके बाद 12 मल्टीप्लाई 2, 24 मल्टीप्लाई 1। ये बोल रहा है। अब इसमें ये चीजें आपको जानकारी में आनी चाहिए। तो ये इसका कंटेंट्स अब बोला है कि इसके पंक्तियों की संख्या अब कितनी है, तो आप कैसे लिख देंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहता है इसी में कि इसके कंटेंट्स यानी कि 13 है, तो 13 की वजह से 1 मल्टीप्लाई 13 एंड 13 मल्टीप्लाई 1 दो। अब इसमें अवयव की कोटियां बताना है, तो आप इसको अवयव की कोटियों को लिख देंगे, आसानी से लिख सकते हैं। इसको आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हो गया और इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आप इसको 8 3 जा 24 यानी कि आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को देखेंगे, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियों की संख्या क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। पता है 18 अवयव और 5 हो। देखिए बात समझने वाली बात है, 18 और 5 भी आए तो आप जानते हैं कि 5 जो होगा वो तो हमेशा 5 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 5। बात करते
इसके बाद कोई ऐसे अवयव जो हमको बता दीजिए। नहीं, तो ये सारे अवयव हैं इसमें। बात करते हैं हम 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन आपको पता है कि 2 × 2 अवयव ये बराबर ए आई से की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो 2 × 2 अवयव लिखा है बाबू, हम बताए हैं आपको a कोई लिख दिया 2 4 3 3। तो इसको आपकी कोटि कोई बोले कोटि बताओ क्या होगा, तो आप इसको काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ रो सेकंड एंड नंबर ऑफ कॉलम सेकंड, यानी कि ये 2 × 2 कोटि का अवयव है। लेकिन इसको बनाने के लिए बुक में दिया तो आप लोग निकालने के लिए आप एडजेक्टिव क्या करेंगे, 2 × 2 अवयव की रचना करने के लिए आप लिखेंगे ए ऐसे लिखो, कंट्रोल करोगे। अब पहले आपको A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, A21 निकालना है एंड A23 निकालना होगा। इस प्रकार से आप जब निकालेंगे तो इसमें अब आपको कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं। जो ऑर्डर दिए हुए हैं बाबू तो उसमें लिखा है, अब जितने सारे ऑर्डर दिए हुए उसके अकॉर्डिंग आपको निकालने हैं। तो एक मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि ए आई जे इज इक्वल टू 9 प्लस जे स्क्वायर बाय 2 ये दिया हुआ। तो अब आपको सबसे पहले इस अवयव को निकालने के लिए A11 मालूम होना चाहिए, A11 मालूम होना चाहिए, A12 मालूम होना चाहिए, A121 मालूम होना चाहिए एंड A22 मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप A11 निकालेंगे, यानी कि I is equal to 1 and J is equal to 1। तो I and J लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I and J। तो I और J की वैल्यू को 1 + 1 रख के इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे होगा 1 1 2 का स्क्वायर 4/2, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका A11 is equal to 2। अब कहता है A12 निकालने के लिए, तो यहाँ पे I is equal to 1 and J is equal to 2। तो 1 + 2 का स्क्वायर बाय 2, अकॉर्डिंगली 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 and 2 and 1 to 1 as it is 9/2 ही आएगा, क्योंकि I is equal to 2 and J is equal to 1/2, 9/2 and 2 1 निकालने के लिए 2 2 निकालने के लिए 2 + 1 2 + 2 16/2 as it is 8। आपका आ गया 2 9/2। उसके बाद से ये अब ये आसानी से देखो, ये सिंपल सा मैट्रिक्स है, तो आपको मैट्रिक्स निकालने थे, आपके वैल्यूज आ गए हैं। अब आप मान यहां पे रख देंगे Aij is equal to A11 देखो कितना है 2 आया, A12 कितना 1 2 कितना 9/2 आया, A21 कितना आया 9/2 आया और A22 कितना आया आपका 8 आया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जब आप देखोगे उसमें आपको ऐसे ही बनाना है, दूसरी कोई प्रक्रिया आपको अपनानी नहीं है। 5 नंबर कैसे बनेगा, इसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सब थोड़ी सी माइंड करने की आवश्यकता है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। हाँ, बात यह है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो जितनी देखो जितने सारे टर्म्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जितनी दिक्कतें आएंगी वैसे वैसे मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताते जाऊंगा। और
कंडीशन में आपको वैल्यूज निकालनी है। तो जो यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हो कि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है, अर्थात दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, और आपको ये सवाल में भी लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इक्वल कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम x को ले लेते हैं, x के अकॉर्डिंगली 1 है तो 1x का वैल्यू 1 आ गया। y को लेते हैं, y के अकॉर्डिंगली 3 है तो 3 आ गया। अब z को लेते हैं तो z की इक्वल क्या है 3 है, 3 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लाइन से आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप करके सवाल को आसानी से solve कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो अब एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बता देते हैं, इसके बाद से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व किया जाएगा। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, कहता है x + y + z, x + z and y + z। नाइन 5 7 दिए हुए हैं। देखो इसमें भी एसटी ये 9 5 और 7 इक्वल में दिया हुआ है, बराबर किया हुआ है कि ये बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं अलग अलग समीकरणों में। x + y + z = 9, x + z = 5 and y + z = 7। अब आप ये देखो किस प्रकार से देखो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइंडेड है, आपको यह सोचना जरूरी है कि किस प्रकार से किसी एक वैल्यू को निकालेंगे कि एक वैल्यू अगर यदि आपका आता है तो बाकी के सारे वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, आप इसको 10th क्लास में पढ़े थे जब आप प्रतिस्थापन विधि में मान को प्रतिस्थापित कर दूसरे वैल्यू को निकालते थे, उस कंडीशन में ये वहां पे लागू होता है। अब इसको फॉलो करने के लिए आप देखेंगे y + z यहाँ पे लिखा हुआ है और y + z की जगह पे 7 रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लिखेंगे y + z की वैल्यू को वन में पुटिंग करने का, जब आप 1 में रखते हैं x + 7 = 9 तो x = 9 - 7 x = 2। अब आपका जब x = 2 आ गया तो z का वैल्यू भी आएगा। तो लिखेंगे x के वैल्यू को सेकंड में पुट करने का। जब आप इसको सेकंड में रखते हैं तो 2 + यहाँ पे क्या आएगा बाबू x + z = 5 तो 2 + z = 5 z = 5 - 2 z = 3 एंड नेक्स्ट जो है वो कहता है अब z का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू लिखेंगे z के वैल्यू को थर्ड रखेंगे। थर्ड लिखा है y + z = 7, y का वैल्यू कुछ नहीं, z का वैल्यू 3, यहाँ पर 7, इसलिए y = 7 - 3 तो y = 4, x = 2, y = 4